नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स के बारे में। हमसे लोग पूछते हैं कि कैसे ये पता लगाया जाए कि जो ऑप्शन का प्राइस है वो कितना हो सकता है। यानी जो ट्रेडर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि राइट ऑप्शन कौन सा है। तो इस चीज़ को कैसे फाइंड करते हैं? तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए बहुत से ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स दिए गए हैं। ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स दिए गए हैं, इक्वेशंस दी गई हैं जो कि ये बताते हैं कि कैसे ऑप्शन का जो प्राइस है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो आज हम उन्हीं दो ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स की चर्चा करने वाले हैं और जिन लोगों को थोड़ी मैथ्स की अच्छी खासी नॉलेज है उन लोगों को ये वीडियो समझने में आसानी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तो जो सबसे पहला ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये मॉडल 1978 में दिया गया था। ये दिया था शार्प ने विलियम शार्प ने। ये मॉडल काफ़ी एक्यूरेटली ऑप्शन के प्राइस को वो करता है कि मतलब उसकी राइट प्राइस पर पहुंचने की क्या प्रोबेबिलिटी है उसको बताता है। साथ ही साथ ये जो मॉडल है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सहजता से अपनाया जाने वाला है। इस मॉडल को ऑप्शन प्राइसिंग के अंदर आसानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। बट इस मॉडल की जो कुछ लिमिटेशंस हैं वो ये है कि ये मॉडल इतना ज़्यादा फास्ट काम नहीं करता। ये स्लो काम करता है इन द सेंस ऑफ कि ये लेंथी है थोड़ा। ये मॉडल थोड़ा लंबा पड़ता है और साथ ही साथ ये टाइम कंज्यूमिंग अच्छा खासा है। अच्छा खासा टाइम कंज्यूम करता है। ये दो इसकी लिमिटेशंस हैं। ये मॉडल बाइनोमियल ट्री एक पूरी इसकी वो होती है, अलग अलग इक्वेशंस उसमें काम करता है। इसके पहले 1973 में एक और मॉडल दिया गया था जिसे हम बोलते हैं ब्लैक एंड स्कूल्स मॉडल। ब्लैक स्कूल्स मॉडल या बैक स्कूल्स इक्वेशंस। तो इस इक्वेशंस को अच्छी प्रकार से समझने के लिए चलिए एक बार हम इसे लिख लेते हैं। तो जो ब्लैक एंड स्कूल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है या इक्वेशन है वो 1978 में आया था। नहीं, 1973 में आया था बाइनोमियल मॉडल से पहले। लेकिन ये बाइनोमियल मॉडल से फास्ट है, उतना ही एक्यूरेट है, अच्छी प्रकार से निकालता है। साथ ही साथ ये मॉडल कॉल और पुट दोनों के लिए कैसे काम करता है अगर उसको समझाएं तो इसमें जस्ट आपको जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी होती हैं, उन्हें रखना होता है, या कह के जो अलग अलग वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को इक्वेशंस के अंदर सब्स्टिट्यूट करके आप निकाल सकते हैं। तो ब्लैक एंड स्कूल्स मॉडल के अंतर्गत जो इक्वेशंस हैं सबसे पहले तो हम उसको लिख लेते हैं। ये मॉडल 1973 में फिशर ब्लैक और एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मायरोन स्कोल्स, इन दोनों ने प्रोड्यूस किया था 1973 में। तो इस मॉडल के अंतर्गत आपको अलग अलग वेरिएबल्स, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट वेरिएबल हैं वो हैं कि
एनुअल वोलेटिलिटी कितनी है? एनुअल वोलेटिलिटी, या हम कहें कि हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी कितनी है अंडरलाइंग एसिड की या स्टॉक की, अंडरलाइंग एसिड की। इसके साथ साथ पर्टिकुलर स्टॉक के लिए जो नेट कंपाउंडिंग, उसका जो नेट कंपाउंडिंग, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, ये चीज़ भी जाननी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करती है। बाइनोमियल मॉडल की तरह ये भी बहुत से फैक्टर्स पर, बहुत से वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। अगर वो इक्वली काम करें तब। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि जो लोग मैथ्स में अच्छे हैं, जिन्होंने 12वीं या 11वीं 12वीं के बाद मैथ्स लिया था, या 11वीं 12वीं में अच्छे थे मैथ्स में, उनको ये फॉर्मूला समझने में आसानी होगी। तो चलिए इस फॉर्मूले को लिखते हैं। तो सबसे पहले जो कोल का केस है, उसके लिए जो ऑप्शन प्राइस है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है। तो कोल है तो सी, कोल के लिए होगा सी एस एन, एक सेकंड, ये फॉर्मूला देखना पड़ेगा, काफ़ी लंबा फॉर्मूला है। एस एन ब्रैकेट शुरू, D1 माइनस, फिर एक्स, फिर ई एक्सपोनेंशियल इसकी पावर माइनस आर टी, फिर कैपिटल एन और ब्रैकेट में D2। दूसरा फॉर्मूला है पुट के लिए, पुट के लिए है तो पी यानी पुट के लिए कैसे ऑप्शन प्राइस को कैलकुलेट करते हैं, एक्स ई रेज टू पावर माइनस आर टी, कैपिटल एन ब्रैकेट D2, और T2 के अंदर जो ब्रैकेट है इसके आगे माइनस का निशान आएगा, फिर माइनस एस कैपिटल एन और माइनस D1 ब्रैकेट के अंदर, माइनस D1 ब्रैकेट के अंदर। तो अब फॉर्मूला दोहराता हूँ मैं, C फॉर कॉल और P फॉर पुट। तो जो C है वो है कॉल के लिए और ये है पुट के लिए। S कैपिटल N ब्रैकेट में D1, ये D है, D1 माइनस एक्स की पावर माइनस आर टी, एन D2 ब्रैकेट में, और पुट के लिए एक्स ई है एक्सपोनेंशियल, माइनस आर टी एन माइनस D2 माइनस एस एन, दोनों के दोनों कैपिटल हैं, माइनस D1। तो अब इसमें जो ये एस है, एन है, डी है, D1 है, आर टी है, ये क्या है और इन्हें क्या कहते हैं, इन सब की बात हम करते हैं। तो सबसे पहले D1 और D2 को बताते हैं हम क्या है इस फॉर्मूले के अंदर। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके। इसमें जो वेरिएबल्स हैं सारा खेल उनका है, और अंत में इस वीडियो के हम बात करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है वो कितना ज़्यादा कामयाब है या कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक्यूरेसी वगैरह। तो सबसे पहले जो D1 है, जो इसमें D1 दिया गया है वो क्या है, D1 D2 ये दोनों क्या है। तो D1 है log n, log n यानी नेचुरल लॉगरिथम, और इससे पहले हम ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं log n, फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट शुरू, कैपिटल S बटे में x, और अब इस ब्रैकेट को हम कर देते हैं क्लोज। फिर से प्लस का निशान, प्लस के निशान में r प्लस v का स्क्वायर, और v के स्क्वायर के बटे में 2, ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई बाई t, ये t है, t को अच्छी प्रकार से लिख देते हैं, यह है t। अब जो ये
बड़ा ब्रैकेट है, इसको क्लोज कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई है v अंडर रूट टी, ये अंडर रूट का साइन। तो ये है d1। अब है d2 की बारी। तो d2 होगा सबसे पहले तो d1 माइनस v अंडर रूट टी। d1 है log n s बटे में x, ब्रैकेट के अंदर है दोनों के दोनों, और फिर प्लस का निशान है। प्लस का निशान के बाद ये c नहीं है, ये ब्रैकेट है, c लग रहा है, r प्लस वी का स्क्वायर, और इसके बटे में है 2, फिर ब्रैकेट बंद इंटू टी, फिर जो बड़ा ब्रैकेट है ये वाला, इसको भी क्लोज कर देंगे, और v अंडर रूट टी। तो और d2 है d1 माइनस v अंडर रूट टी। तो ये d1 और d2 की वैल्यू निकल गई। अब d1 d2 क्योंकि फॉर्मूले के अंदर पुट होंगे तो उनकी वैल्यू सेपरेट निकली है। काफ़ी लेंथी फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने बताया था कि जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो अच्छे प्रकार से इन चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि इसकी जो ओवरऑल इक्वेशन बनेगी और जो पूरा ही ड्राइव होगा वो एक लेंथी प्रोसेस है। ऑप्शंस होते क्या, ऑप्शन डेरिवेटिव प्रोडक्ट होते हैं। डेरिवेटिव प्रोडक्ट यानी जिनकी वैल्यू को किसी भी अंडरलाइंग एसेट से क्या किया गया हो, ड्राइव किया गया हो, ड्राइव किया गया हो यानी निकाला गया हो, उन्हीं को डेरिवेटिव बोलते हैं। तो ऑप्शंस डेरिवेटिव होते हैं यानी जिनकी वैल्यू को ड्राइव किया गया अंडरलाइंग एसेट से। तो अब हम बात करते हैं कि ये सारे क्या हैं ब्लैक एंड स्कूल्स मॉडल के अंतर्गत। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ये एस था फॉर्मूले में, वो क्या है एस। तो एस इट स्टैंड फॉर जो भी स्टॉक का प्राइस है वो। एक्स स्टैंड फॉर स्ट्राइक, कौन सी चल रही है स्ट्राइक प्राइस। और जो ये एन था, लॉग एन था, ये चलिए इसको बाद में लिख लेते हैं, जो पहले जो मेन मेन वेरिएबल्स हैं उनको लिख लेते हैं। कैपिटल टी, नहीं नहीं स्मॉल टी है वो है टाइम टू एक्सपायरेशन। ठीक है, टाइम टू एक्सपायरेशन। और ये टाइम एक दिन या एक हफ्ते का नहीं है जैसा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है आमतौर पर ऑप्शन चेन के अंदर। ये है साल के अंदर, ईयर्स, ईयर्स में एक्सप्रेस है ये, ईयर्स के अंदर एक्सप्रेस किया गया है इसको साल के अंदर। उसके बाद था आर। आर मतलब इंटरेस्ट रेट से, कौन सी इंटरेस्ट रेट, जो करंट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट है, करंट कंपाउंडिंग, करंट कंपाउंडिंग या कहेगी कंटिन्यूसली जो इंटरेस्ट रेट चल रही है ना, वो करंट कंपाउंडिंग कंटिन्यूस रिस्क फ्री, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, ये है अपना आर। आर के बाद क्या बाकी रह गया, छोटा वी। वी वी है एनुअल वोलेटिलिटी, एनुअल वोलेटिलिटी, एनुअल वोलाटिलिटी, एनुअल वोलेटिलिटी कहें या इसको और भी अच्छी प्रकार से कहें, बोलेंगे हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी अभी आपको मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। इसके बाद और क्या रह गया बाकी, ई। ई है एक्सपो एक्सपोनेंशियल पावर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और जो लॉग एन तो था ही, वो नेचुरल लॉगरिथम है, वो तो नेचुरल लॉगरिथम है लॉग एन। और क्या रह गया पूरे फॉर्मूले में, एक्स एन, कैपिटल एन, कैपिटल एन कहे या इसके साथ बोल दे तो ये है स्टैंडर्ड नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये, कॉम्युलेटिव, कॉम्युलेटिव
डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो ये सारे के सारे वैल्यू हैं। एस स्टैंड फॉर स्टॉक प्राइस, एक्स स्टैंड फॉर स्ट्राइक प्राइस, टी टाइम टू एक्सपायरी साल के अंदर, आर रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, वी एनुअल वॉलेटिलिटी कहें या एक पूरे साल की कहें, या वॉलेटिलिटी साल के अंदर है क्योंकि एनुअल है तो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी अभी आपको बताऊंगा क्या होती है। ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लॉग एंड नेचुरल लॉगरिथम है, और एन है स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इन सारे को आप उसमें जो फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी मतलब लेट्स से कि कोई भी एक एक्स वाई जेड स्टॉक है, ये उसकी सारे साल की वोलेटिलिटी है, आई वी वोलेटिलिटी है वी। तो अगर उसकी वोलेटिलिटी को हफ्तों के हिसाब से मेजर करके अगर निकाले हम टोटल एवरेज, लेट्स से कि उसके पूरे साल की वोलेटिलिटी निकलती है 15 15 निकलती है एवरेज, तो उसकी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी 15 होगी। तो यानी पूरे एक बड़े पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, एनुअल एक साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, या तो पूरा उसकी हिस्ट्री रही है वॉलेटिलिटी की, उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, यानी कि उसकी एक हिस्ट्री होती है। तो ये जो ब्लैक स्कूल मॉडल है, बाइनोमियल मॉडल है, ये दोनों ही, और इसके साथ ना जाने कितने और ऑप्शन प्राइसिंग के मॉडल हैं, क्योंकि ऑप्शन प्राइसिंग एक बहुत टफ चीज़ है, लेकिन फिर भी इसको फेयर ऑप्शन प्राइसिंग के लिए इन्होंने दिया था ब्लैक एंड स्कूल्स ने, जो अलग ये जो साइंटिस्ट थे इन दोनों ने। बट क्या जो चीज़ें हैं, क्या जो ऑप्शन प्राइस है वो फेयर हो सकता है? लेट्स से कि हम बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो भी है किसी भी स्टॉक का, और उसकी जो वोलेटिलिटी है हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, और जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसके साथ साथ मार्केट में अगर हम पर्टिकुलर एग्जैक्ट वो निकालें किसी भी स्टॉक का फेयर ऑप्शन प्राइस, तो उसकी कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी है, उसके निकलने की, उसके आने की कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी है। क्योंकि मार्केट में सिर्फ इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड होके, या पूरे के पूरे इन ब्लैक स्कूल मॉडल या जितने भी ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल हैं उन पर डिपेंड होकर हम अगर हम कैलकुलेशन कर भी लेते हैं, तो इस बात की क्या संभावनाएं हैं कि वो अगले हफ्ते वो ऑप्शन प्राइस का जो प्रीमियम है वो नहीं बदलेगा। क्योंकि ऑप्शन प्राइसिंग के अंदर जब भी हम फेयर ऑप्शन प्राइस की बात करते हैं, तो मार्केट में क्या क्या चीज़ें हैं, मार्केट में हैं सेंटिमेंट्स, ग्रीड, लालच, यानी इसके साथ साथ मार्केट में न्यूज़ है, किसी भी तरह की न्यूज़ हो सकती है, इकोनॉमिकल प्रेशर हो सकता है, और जियोलॉजिकल प्रेशर हो सकता है, क्लाइमेट चेंज से संबंधित कुछ हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड कुछ इशू या जो भी किसी देश में चल रहे हैं उसके स्टॉक मार्केट वो हो सकता है, फूड चेन से संबंधित कुछ हो सकता है। ये सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट पर असर डालती हैं। और जो डेली यूज़ में होती है सबसे ज़्यादा इमोशंस, लोगों के इमोशंस भी तो जुड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें, इवन जो ऑप्शन के बताए कि ऑप्शन प्राइस, ऑप्शन के अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स, उनका खेल भी समझ नहीं आता। कई बार मार्केट जिस हिसाब से रिएक्ट करती है, ये लगता है कि सारा खेल जो ऑप्शन के बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं वो खेल रहे हैं। तो कैसे हम ये मान लें कि जो ये ब्लैक एंड जितने भी ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल हैं ये फेयर प्राइस दे देंगे? क्योंकि ये गलत तो नहीं है, एक्यूरेटली ये निकालते हैं यार, इन्हीं से निकाली जाती है। बट फिर भी अगर हम बात करें कि एक्यूरेसी की, तो स्टॉक मार्केट में एग्जैक्ट एक्यूरेसी किसी चीज़ की नहीं मिलती ढूंढने से। कुछ लोग इसको बिल्कुल ही सही नहीं मानते इस मॉडल को, क्योंकि
उन्हें लगता है कि फेयर प्राइस नहीं निकल सकता, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं मार्केट के अंदर, सेंटिमेंट है, लोगों का लालच है, अलग-अलग तरह की न्यूज़ आ सकती है कि न्यूज़ से प्रभावित हो जाती है, बजट से प्रभावित हो जाती हैं चीज़ें, और इमोशंस तो हैं ही लोगों के ही, और भी ऑपरेटर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट के अंदर जो प्राइस को अप एंड डाउन कर सकते हैं, वोलेटिलिटी को कभी भी शूट आउट करवा सकती हैं। इंटरेस्ट रेट माना कि इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं डालते, इवन भारत में तो बहुत ही कम चेंज डालते, क्योंकि बहुत लंबे समय से चेंज नहीं हुआ है। तब भी तो ये मॉडल्स हैं, इनको अगर आपको किसी बड़े पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो सीए या एनएसएम में तो चलो नहीं आता ये, एनएसएम से जितने भी बड़े पेपर हैं, जब आप रिसर्च एनालिस्ट इन जैसे पेपरों की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर एक आपको एक डीप नॉलेज चाहिए होती है। वहाँ पर आपको ब्लैक स्कूल्स मॉडल को ड्राइव करके भी दिखाना होता है, इक्वेशंस में हर चीज़ पुट करके उसको निकालना होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी होती है। वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिन लोगों का मैथ्स अच्छा नहीं है, उन लोगों के तो ये जो मॉडल्स है, जो इक्वेशन दी थी मैंने सी वाली और पी वाली, ये दोनों की दोनों लोगों के उनके सिर पे से जाएंगी, इतनी ज़्यादा टफ है। फिर भी अगर इस वीडियो पे अगर आप लोग कहते हैं, अगर 50 कमेंट भी आ जाते हैं कि इसको ड्राइव करके दिखाइए, तो मैं पूरे फॉर्मूले को ड्राइव करके दिखा दूंगा न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के, और साथ ही साथ 50 कमेंट के साथ अगर 5000 लाइक आते हैं तब, क्योंकि ये अकेला फॉर्मूला निकालना निकालना नहीं है, ये आपको समझाना भी है। इसमें कम से कम आधा पौना घंटा या 1 घंटा भी लग सकता है। इतनी बड़ी वीडियो बनेगी अगर इस फॉर्मूले को अच्छी प्रकार से हम निकालेंगे। तो अगर कमेंट आते हैं और अच्छे खासे लाइक आते हैं 5000 के आसपास, तब एक सेपरेट वीडियो बना के मैं इसको निकालना भी सिखा दूंगा। अदरवाइज आपको ऑप्शन प्राइस दिया हुआ मिलता है, फिर भी अगर आप सीखना चाहते हैं अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी में कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, तो आप इन मॉडल्स का भी ध्यान रख सकते हैं। साथ साथ में ये बात भी ध्यान रखनी होती है कि ये जो ब्लैक एंड स्कूल या जितने भी ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल हैं, अगर आपने इनके अंदर थोड़ी सी भी गलती की, तो जो लॉस होगा वो बहुत बड़ा होगा। आप सोच नहीं सकते वो कितना बड़ा लॉस होगा, लॉस बहुत ज़्यादा होगा। तो केयरलेसली अगर आप इनको यूज़ करते हैं, तो लॉस होने की पूरी पूरी संभावना है, पूरी लॉस होने की तो हर जगह संभावना है स्टॉक मार्केट में। आपने इतनी सी भी अगर गलती कर दी है, 0.0000 पॉइंट भी, तब भी बड़े से बड़ा लॉस आपको आसानी से हो सकता है। लॉस ही होता है यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात ही क्या है, कैपिटल है, कैपिटल में लॉस होता है। प्रॉफिट तो बहुत बाद की चीज़ है, सबसे पहले तो लॉस के ही दर्शन होते हैं। तो ये थे ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, जिसमें बायनोमियल मॉडल और ब्लैक स्कॉल्स मॉडल मैंने आपको बताया है। उसका फार्मूला मैंने दिया है, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं और समझ सकते हैं चीज़ों को। आगे बढ़ना चाहते हैं स्टॉक मार्केट लर्निंग के अंदर फंडामेंटल्स से थोड़ा परे, तो आप इस फॉर्मूले को भी देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये आपके काम का है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।